उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं और आज हमारा उसका है लेक्चर नंबर 3। लास्ट टाइम हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने लास्ट टाइम में ब्लॉक्स पढ़े थे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स पढ़े थे। ठीक है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उन ब्लॉक्स के, और हम उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स रखते हैं और क्यों रखते हैं। अगर एक एलिमेंट एस ब्लॉक में है तो वो क्यों है, फिर अगर पी में है तो क्यों है, डी और एफ में है तो क्या वजह है इसकी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनको वो नाम क्यों दिया गया और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ना है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक अरेंजमेंट and electronic configuration। ठीक है, अच्छा पीरियोडिक अरेंजमेंट का अगर हम लोग जिक्र करें तो हम लोग पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो पहले पीरियोडिक टेबल थे दे वर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेस, लेकिन ये वाला जो हमारे पास अभी का 118 एलिमेंट्स वाला जो आज हम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, इट इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर इसको हम लोगों ने अरेंज किया है। ठीक है, अच्छा अब ये बात तो हो गई कि हम लोगों ने इसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया है, और ये बात भी हम लोगों ने की कि मुसलसल जो है एक खास इंटरवल्स के बाद जो है एलिमेंट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक बात कही थी कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इट इज द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज जरा हम उसको देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ने से हमें क्या क्या आसानियां हो सकती हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज जरा हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एंड देन सेकंड हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ें, अगर हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें आसानी से समझ आ जाएंगे। और अगर हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें आसानी से समझ आ जाए, अच्छे से समझ आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, कि वो एलिमेंट जो किसी पीरियड में मौजूद है। लेट्स सपोज अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि लिथियम है। ठीक है, लिथियम है, अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड में है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करता हूं किसी और सोडियम की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड में है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो ये बात बताना कोई मुश्किल नहीं है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा, क्योंकि टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कितने हैं, 7 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है,
एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस सब शेल में है। हमारा ऑर्बिटल, हमारा जो एलिमेंट है वो किस सब शेल में है। लेट्स सपोज अगर उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ रहा हो, वो एस सब शेल में आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, वो एस है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि वो पी सब शेल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, पी है। ठीक है, इसी तरह डी और एफ है। अच्छा, एक एग्जांपल जो है आपकी बुक में दी गई है, वो ये कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम क्या देते हैं, एलिमेंट एक्स। ठीक है, एक एलिमेंट है एक्स है। ठीक है, अब उसका जो वो जो एलिमेंट एक्स है उसके बारे में वो हमें बता रहा है कि ये थर्ड पीरियड में है। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट एक्स है ये किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात वो क्या कह रहा है कि अब वो थर्ड पीरियड में है और उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कि बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टू। यानी कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टू। अब देखिए, हमें इससे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, थ्री है, यानी कि वो थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड में होने का मतलब क्या है कि वो क्या है, थर्ड पीरियड में होने का मतलब ये है कि वो उसके पास थ्री शेल्स है। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, थ्री। पीरियड हमें यही बताता है ना कि उसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। पहले पीरियड में एक शेल होता है, दूसरे पीरियड में दो शेल होते हैं, इसी तरह सो ऑन हमारे पास सेवन शेल्स तक जाता है। तो थर्ड पीरियड में होने का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास तीन शेल्स हैं। ठीक है, और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप में होंगे जो कि सेकंड ग्रुप होगा। सेकंड ग्रुप में अगर हम थर्ड पीरियड में देखें तो वो हमारे पास आता है मैग्नीशियम। तो ये एलिमेंट एक्स कौन सा है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये हमें बहुत आसानी के साथ पता चल सकता है। अब और एक और एग्जांपल हमें दे रहा है, ठीक है, जिसमें हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, अब वो हमें कह रहा है, एक और एलिमेंट के बारे में बता रहा है। लेट्स सपोज एक और एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स है। ठीक है, और एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड पीरियड 3। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स है which belongs to group 13 और पीरियड क्या है वो उसका थर्ड पीरियड। ठीक है, अच्छा, इससे हमें एक बात तो पहले से वाज़ेह हो गई कि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, थ्री शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, थ्री शेल्स हैं, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या है, थ्री है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमें पता चल गया। अब ग्रुप 13 में है, हम लोग नाइन्थ क्लास से पढ़ के आए हैं कि अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में पाया जाएगा तो उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वन। इसी तरह अगर सेकंड ग्रुप में पाया जाएगा तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू। ठीक है, और इसी तरह हम चलते जाए अगर हम टेंथ तक पहुंचते हैं, टेंथ इलेक्ट्रॉन तक अगर हम पहुंचते हैं, टेंथ ग्रुप तक पहुंचते हैं, इसका मतलब यह है कि उसका एक शेल तो पहले टू इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो चुका था, सेकंड ग्रुप के भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बात किधर आएगी, थर्ड ग्रुप में, और सॉरी थर्ड शेल में आएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा 11th एलिमेंट होगा वो किस शेल में आएगा, थर्ड शेल में आएगा। ठीक है, 12th जो है वो थर्ड शेल का सेकंड होगा। इसी तरह 13 ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो थर्ड शेल का क्या होगा, थर्ड शेल का क्या होगा वो एलिमेंट, थर्ड शेल में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब देखिए, हमें हमें ये पता चल गया कि उसके पास टोटल शेल्स कितने हैं, थ्री है। ठीक है, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी कितने हैं, थ्री है। अब हम बहुत आसानी के साथ सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हम 1s के अंदर डालते हैं। 1s का मतलब यह है कि शेल 1 है और उसके s सब शेल के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। और ये भी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन s सब शेल के बाद
हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सेकंड शेल के एस सब शेल में, ठीक है, जो जो कि उसमें भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। अभी हम 2 वाले जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारे पास आएगा 2p, ठीक है। अब 2p में हमें पता है कि 6 आते हैं, ठीक है, और आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह 6 आते हैं, कि एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि बस हम इतना समझें कि p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब गिनते हैं जरा, 2 टू 4, 4 प्लस 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में होंगे, थर्ड शेल के अंदर आएंगे, ठीक है। 3s, अब हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, अभी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो s के अंदर भी 2 आ जाएंगे, और 3p के अंदर कितना आ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, 3p के अंदर आ रहा है। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें उस एटम की, उस एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। अब हम जाएंगे थर्ड पीरियड के अंदर जाएंगे, ठीक है, और थर्ड पीरियड के अंदर जो पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ये। और अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो वो एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो क्या है, एल्यूमिनियम है। इससे जो है हमें पता चल गया, हमें सिर्फ उसने बताया क्या था, एक एलिमेंट है एक्स है जो कि ग्रुप 13 में है और पीरियड 3 में है, तो हमने उससे पता चला लिया कि वो एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, ठीक है। अब सारे बच्चों के लिए एक जो है ना टास्क है छोटा सा, कि अगर आप देखिए क्विक चेक 1.2 में जो आप लोगों को एक उन्होंने बताया, क्वेश्चन दिया है कि x बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। तो अब आप लोगों ने जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है, और क्या करना है, आप लोगों ने ये भी देखना है कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ब्लॉक में आता है, और एग्जैक्ट भी बताना है कि ये एलिमेंट है कौन सा, ठीक है। इंतहाई आसान सा है, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे। देन आगे हम लोग पढ़ते हैं periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी हम डे 1 से करते आ रहे हैं कि periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हर कुछ इंटरवल्स के बाद जो है अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। हर कुछ एलिमेंट्स के बाद हमारी जो किसी एलिमेंट की क्या होती है, सॉरी, हर कुछ इंटरवल्स, हर एक इंटरवल के बाद जो है, स्पेसिफिक इंटरवल इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जो हमें दिया गया है पीरियोडिक लॉ दिया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो इससे पहले जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स बने थे वो एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर थे, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर है। तो मुझे ने हमें क्या बात कही थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। उसने हमें क्या कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक नंबर का। यानी कि ये जो इसमें रेपिटेशन है ये हमें किस वजह से नजर आ रही है, ये हमें नजर आ रही है एटॉमिक नंबर्स की वजह से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, ना कि ये एटॉमिक वेट्स की बुनियाद पर, जो कि पहले साइंटिस्ट ये बात करते थे, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, आप लोग सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर्स रेफर्स टू, एटॉमिक नंबर क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। क्या एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने क्या बात की है कि जो हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, ये कॉर्नरस्टोन है पीरियोडिक टेबल का। इसको उन्होंने कहा कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन का मतलब ये है कि जैसे हमारे घर है उसके एक कोने के अंदर एक पिलर होता है, ठीक है। अगर वो पिलर एक गिरा दिया जाए तो हमारा घर क्या हो सकता है, सारा गिर सकता है, उसकी बुनियादें जो है वो
कमजोर पड़ सकती हैं। इसी तरह अगर हम पीरियोडिक टेबल में से ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ निकाल दें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब ये है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर हम सिर्फ इस बात को निकाल दें तो हमारे पीरियोडिक टेबल की पूरी इमारत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो बात क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि एलिमेंट्स जो है ना वो हर कुछ टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टीज जो है रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर्स जो है वो एक तरतीब के साथ आ रहे हैं। ठीक है। अब देखें उन्होंने ये बात की है कि फॉर इंस्टेंस when elements are arranged by increasing atomic numbers, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज करते हैं, सोडियम, पोटासियम एंड सीजियम exhibit many physical and chemical characteristics similar to lithium। ठीक है। क्या है वो ये बात कर रहा है कि सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, ठीक है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब जो है वो क्या करती है अपनी वो ये सब प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर शो करती हैं, जो कि क्या होगी लिथियम में, जो कि इनके ऊपर बैठा है। ठीक है। अब क्या है लिथियम के ऊपर क्यों अच्छा ज्यादातर प्रॉपर्टीज की बात करें, हर प्रॉपर्टी नहीं, अगर हर प्रॉपर्टी ही वो ऐसी शो करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो तो है लिथियम। ठीक है। तो हर प्रॉपर्टी नहीं, ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है ये शो करता है। इसकी एक एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी कि लिथियम के बैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब मौका मिलेगा तो ये किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा? 1, यानी कि इसका मतलब है कि ये बॉन्ड कितने बना सकता है? 1 बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो इसके भी बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, इसका भी यही मतलब है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। एंड सो ऑन फॉर पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनके नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ते जाएंगे, इनके एटम्स का साइज भी बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज कुछ ये क्या करेंगे, एक जैसी ही शो करेंगे। इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जब ये वाटर के साथ जितने भी अल्कली मेटल्स हैं रिएक्ट करते हैं तो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखेंगे जब हम फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स के किसी भी हम एलिमेंट को अगर वाटर में डाल देते हैं तो वो एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। ठीक है। और क्या करेगा, ब्लास्ट की शक्ल में हमें रिजल्ट शो करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात उन्होंने की है कि पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। ये नहीं है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज अगर मैं कहता हूं ए है तो सोडियम की प्रॉपर्टीज होंगी वाई, और पोटासियम की प्रॉपर्टी होगी वो डब्ल्यू होगी, एक इरेगुलर अरेंजमेंट के साथ। इस तरह नहीं है। अगर ए है तो उसके बाद क्या होगी प्रॉपर्टी, हम बी प्रॉपर्टी आएगी, उसके बाद सी प्रॉपर्टी आएगी, एक तरतीब के साथ चलेंगे। ठीक है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऑपोजिट प्रॉपर्टीज शो करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक रेडियस का। ठीक है। आप लोग इसको 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं एटॉमिक रेडियस को। देखेंगे इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट वही है जो आप 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है, तो ये कोई मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, तो एटॉमिक रेडियस का जिक्र किया है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इस अगर मैं बात करता हूं, ये एक सर्कल है। ठीक है। तो इस सर्कल के सेंटर से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? उसका, उस सर्कल का रेडियस कहलाता है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा कि लेट्स सपोज ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका एक शेल है, ये 2 शेल है, तो उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? उसका रेडियस होगा। ठीक है। इसी तरह लेकिन आपकी बुक में जो है क्या किया है, थोड़ा सा इसको प्रिसाइज तरीके से लेकर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ताकि कोई जो है ना उसमें मिस्टेक्स ना आए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर दो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि दोनों तरफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, या दोनों तरफ कार्बन है और कार्बन है। ठीक है। तो अब क्या होगा
यहाँ पर एक चल रहा है। ठीक? अब उन्होंने क्या कहा कि यहां से लेकर इस एक एलिमेंट के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक, एक एटम के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है। और हमें पता है कि इसका मतलब यही है कि अगर हम एक एटम के सेंटर से लेकर उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल तक अगर हम उसका डिस्टेंस मेजर करें तो वो क्या आएगा, हमारे पास एटॉमिक रेडियस आएगा। ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस जो है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम। ठीक है। आप लोग फिजिक्स पढ़कर आए हुए हैं, मेरा ख्याल है अभी भी आप लोग फिजिक्स में शायद फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम का आइडिया होगा। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम शायद आपने ना पढ़ा हो, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एटॉमिक रेडियस जो है ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। इन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग पर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा। ठीक है। उसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, बस इतना बताया गया है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग पर ये डिपेंड करेगा। जैसे आयनिक बॉन्डिंग में जो है रेडियस कुछ और होगा। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में रेडियस इसका कुछ और होगा। आयनिक बॉन्डिंग में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में इसका रेडियस कुछ और होगा। इसी तरह वैन डेर वाल्स फोर्सेस है वो सब कुछ जो है उसमें वो क्या बता रहे हैं कि उनके रेडियस जो है वो वेरी करेंगे। ठीक है। और बस इसमें अभी तक जो है वो यही बात बताई गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। इन एटॉमिक रेडियस कि एटॉमिक रेडियस का एक पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है। ठीक है। किस तरह से जो है, अगर ग्रुप में हम लोग पीरियोडिक, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में देखें तो एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क आ रहा है, और अगर हम लोग इसको पीरियड में देखें तो क्या फर्क आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। जी, देखते हैं कि इसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के अंदर क्या ट्रेंड है और पीरियड्स के अंदर इसका क्या ट्रेंड है। ठीक है। तो आपकी बुक में बताया गया है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे अगर आप लोग देखते हैं लिथियम का, अगर हमारे पास एटॉमिक रेडियस ये है, ठीक है, तो उसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस जो है उससे कम है। ठीक है। उसके बाद बेरिलियम से आगे बोरॉन है, बोरॉन का जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो उससे भी कम है। देन कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक रेडियस कम है। उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है। ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस उससे कम है। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस उससे कम है। इसी तरह फ्लोरीन है एंड देन नियॉन है। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि जब हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। क्या न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है, अब सेंटर में जो प्रोटॉन्स है, सेंटर के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। प्रोटॉन्स अगर बढ़ेंगे, अच्छा, प्रोटॉन्स बढ़ने का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं कहता हूं कि ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर
यहाँ पर अब प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेट्स सपोज इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन्स क्या करेंगे, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और हम शुरू से ये बात पढ़ते आए हैं कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब ये बिल्कुल इसी तरह है, इस सेंटर में कुछ लोग खड़े हो जाए, ठीक है, और उनके गिर्द जो है वो दायरा बनाकर कुछ और लोग भी खड़े हो जाए। ठीक है, और अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब जितनी रस्सियां बढ़ती जाएंगी, जितने लोग बढ़ते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, फोर्स बढ़ती जाएगी और टाइम टू टाइम क्या होता जाएगा, वो सर्कल छोटा होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह है कि ये इसमें जितनी रस्सियां बढ़ती जाएंगी, जितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो जो है वो उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारे एटम का साइज जो है वो, एटम का रेडियस जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि एटम का साइज हमारा छोटा होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप के अंदर जब ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम मूव कर रहे हैं, एलिमेंट्स को देख रहे हैं, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे लिथियम का साइज अगर ये है, तो सोडियम का साइज उससे कुछ बड़ा होगा, पोटासियम का साइज उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, और अपनी बुक में अगर देखेंगे तो रेबिडियम का साइज पोटासियम से भी बड़ा है, देन सीजियम का साइज रेबिडियम से भी बड़ा है। टाइम टू टाइम जैसे हम ग्रुप के अंदर मूव करते जाएंगे, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा। इसकी वजह क्या है, हम लोगों को ये पता है कि अगर हम लिथियम को देख रहे हैं, तो लिथियम का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि इसका जो पीरियड नंबर है वो क्या है, 2 है। इसका पीरियड नंबर 2 है। सोडियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है। पोटासियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है। इसी तरह अगर हम बात करें रेडियम की, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है और सीजियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इन्हीं पीरियड्स के अंदर पाए जाते हैं। लिथियम सेकंड के अंदर, सोडियम 3 के अंदर, पोटासियम 4 के अंदर। इसका आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो इनके अंदर एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। लिथियम के पास टोटल 2 शेल्स हैं, सोडियम के पास टोटल 3 शेल्स हैं, पोटासियम के पास टोटल 4 शेल्स हैं। ठीक है, अब मैं जरा इनका एलिमेंट्स बना के दिखाता हूँ आपको। लिथियम, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन उसके दूसरे शेल में। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सोडियम बनाता हूँ, ठीक है, तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके दूसरे शेल के अंदर, उसके दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और उसके जो लास्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हैं कि सोडियम के पास एक शेल ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पोटासियम का बनाऊंगा, तो पोटासियम के पास एक शेल सोडियम से भी ज्यादा होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने कागज की एक छोटी सी बॉल बनाई, ठीक है, अब आपने उस छोटी सी बॉल के ऊपर एक कागज और कर दिया, ठीक है, रैप कर दिया। अब क्या होगा, वो पिछली बॉल से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देन मैं उसके ऊपर एक कागज की लेयर मजीद चढ़ा देता हूँ। इस तरह मैं जैसे जैसे लेयर बढ़ाता जाऊंगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो इनका जो पीरियड, सॉरी, ग्रुप के अंदर जो है वो उनका साइज बढ़ता जाएगा। आई थिंक ये बहुत इजी एक कॉन्सेप्ट था और आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, वेरिएशन इन आयनिक रेडियस। अभी तो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एटम का रेडियस था, इसी तरह हमारे पास आयन के रेडियस को हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दोबारा से ये देखना पड़ेगा
कि आयंस होते क्या है। अगर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन यानी कि केटाइन बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे, अब देखिए जरा एक चीज कि अगर एक आयन का रेडियस होगा, लेट्स सपोज मैं सोडियम की बात करता हूं। ठीक है, सोडियम का अभी हम लोगों ने एक एटम बनाया था, मैं दोबारा से बना देता हूं। इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और लास्ट शेल के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर मैं सोडियम आयन बनाता हूं, सोडियम का भी हम लोगों ने बार बार जिक्र किया कि सोडियम अपना ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो अभी जब लूज करेगा तो क्या होगा, ठीक है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये जो इसका लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था, ये इसने क्या किया, दे दिया। ये देने का मतलब ये है कि इसका जो लास्ट शेल है वो क्या हो चुका है, अब नहीं रहा, अब वो खत्म हो चुका है और इसके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुका है, हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बन चुका है। ठीक है, अब देखें, जैसे हमारे पास पॉजिटिव आयन बना, इसको हम कहते हैं पेरेंट एटम, इसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट एटम। ठीक है, अब पेरेंट एटम से क्या इस सोडियम का साइज बड़ा है या छोटा है, एक शेल रिमूव हो गया ना। जब एक शेल रिमूव हो गया, इसका मतलब कि पेरेंट एटम से आयन का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन का जो साइज होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है। पॉजिटिव आयन का यानी कि केटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर मैं इसी तरह बात करता हूं नेगेटिव आयन की, ठीक है, नेगेटिव आयन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब नेगेटिव आयन में हम कोई सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं इसकी एग्जांपल लीजिए, ऑक्सीजन की एग्जांपल। ठीक है, ऑक्सीजन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 पहले शेल के अंदर आ गए और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ठीक है, यानी कि अब इसके पास प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। पास प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसका साइज अभी ऐसा है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, जरूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से जब लेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और सेकंड शेल के अंदर अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसने किसी और से लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, नेगेटिव हमेशा दूसरे नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि दूर हो जाए। ठीक है, अब नए इलेक्ट्रॉन आने से ये रिपल्शन बढ़ती जाएगी। पहले भी इनके दरमियान रिपल्शन थी, पहले भी इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन थी, लेकिन जब नए इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, लेकिन नए इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होगा कि अब इनके दरमियान रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ने से क्या है कि इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, इसका साइज थोड़ा सा
इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक एनाइन का जो साइज है वो हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। केटाइन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होगा और एनाइन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होगा। ठीक है, उसकी वजह भी अगर आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग उसको बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो इसका पीरियोडिक ट्रेंड है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह इसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। आई थिंक इट इज क्लियर। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।